All right, a very good evening to all of you. This is a lecture regarding FEG 02 that is the foundation course in English और आप लोग सब लोग बहुत परेशान हैं पेपर ऑलमोस्ट आ गया है like in 2 days you have your exam और आप लोगों का प्रिपरेशन नहीं है the problem is आप लोगों को पेपर समझ में ही नहीं आ रहा क्या है मैंने पहले भी FAG 02 के बारे में डाला था लेकिन आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस करने हैं उसके अंदर so today we will be talking some मोर डेप्थफुल क्वेश्चंस जिसके अंदर काफी डेप्थ हो वैसे क्वेश्चंस करेंगे लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू और लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल ऑफ यू दैट FEG 02 जो आपका पेपर है क्लास ये BCAOL में जो है दिस इज गोइंग टू कैरी 100 मार्क्स ये 100 मार्क्स का पेपर है और ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का है इस पूरे पेपर में FEG 02 विच इज योर एक्चुअली फाउंडेशन कोर्स इट इज ए फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश इस पेपर में एक्चुअल में है क्या पढ़ना क्या है पूरे कोर्स को मैंने सम अप कर लिया है तो थोड़ा सा पहले आप ब्रीफिंग ले लीजिए सम अप कर लेते हैं कि इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या है फिर क्वेश्चंस करेंगे देखिए द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज आपको पैराग्राफ्स लिखने को बोलता है पैराग्राफ लिखना आपको आता है लेकिन पैराग्राफ लिखने में यू शुड बी टेकिंग इनटू अकाउंट सर्टेन एलिमेंट्स सो हेयर अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एलिमेंट्स होते हैं किन किन एलिमेंट्स का मतलब है किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग ए पैराग्राफ राइट एक गुड पैराग्राफ लिखने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज द टॉपिक सेंटेंस देन द डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक एंड देन द कोहेरेंस ये 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं सो इन टोटलिटी वी हैव 3 एलिमेंट्स और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैराग्राफ्स आपको पता होना चाहिए पैराग्राफ को आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास एक एक्सपोजिशन होता है एक आर्ग्यूमेंट होता है एक नैरेटिव होता है और एक डिस्क्रिप्शन होता है तो ये सारी बातें आप लोग कुछ अपनी एक यूनिट पूरा एक ब्लॉक में ही कंप्लीट करते हैं जिसमें आप लोग सिर्फ राइटिंग पैराग्राफ्स करते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग पैराग्राफ लिखने भी बोलता है और पैराग्राफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा क्या मैं यहाँ पे हाईलाइट करके बता रही हूँ पहला ये कि पैराग्राफ के क्या एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने को बोलेगा और पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं ठीक है नेक्स्ट थिंग जो आता है एक पूरा ब्लॉक आपका डेडिकेटेड है दैट इज ऑन कॉम्पोजिशन अब ये कॉम्पोजिशन क्या है कॉम्पोजिशन में मतलब आपको कुछ कंपोज कर बताना है कंपोज करने का मतलब मेन जिस्ट आपको इसके अंदर देना होता है द कंप्लीट जस्ट यू हैव टू टेल मी कि आप जो बात बोलना चाह रहे हो उसका मेन मुद्दा क्या है सो द बॉडी ऑफ द कॉम्पोजिशन डेवलप्स द मेन आइडियाज मेन आइडिया आप एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर किस तरीके से आप इलस्ट्रेशन दे सकते हैं आप डिस्क्राइब कर सकते हैं आप डिफाइन कर सकते हैं आप चाहे तो इलेबोरेट भी कर सकते हैं एंड द एंडिंग शुड नॉट बी टू सडन और जब आप एंड करते हैं आपने ध्यान रखना है कि वो एकदम इमीडिएट एंडिंग ना हो द फर्स्ट ड्राफ्ट शुड बी रिवाइज आपको पता है कुछ भी लिखने से पहले हम लोग ड्राफ्ट करते हैं तो आप पहले ड्राफ्ट करिए फिर उसको रिवाइज करिए रिवाइज करने का मतलब है अगर उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं कुछ डिक्टेशन मिस्टेक्स हैं कुछ स्टाइल मिस्टेक्स है तो उसको आप ठीक करेंगे ठीक है और नेक्स्ट होता है द टाइप्स ऑफ कंपोजिशन तो कंपोजिशन के ऊपर आपका पूरा एक यूनिट जो है वो डेडिकेटेड है जिसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे राइट नेक्स्ट एक टॉपिक आपका जो पूरा ब्लॉक डेडिकेटेड है दैट इज टू नोट टेकिंग का मतलब क्या है क्लास अगर आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया जाए अगर आपको बड़ा सा कुछ भी दे दिया जाए और आपको बोला जाए उसमें से आप नोट्स बनाइए तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए एक होती है शॉर्टनिंग डिवाइसेस जैसे कि आपने कुछ एब्रीविएशंस दे दिए कुछ सिंबल्स दे दिए और एक होता है आप नोट्स बना लीजिए इन द टर्म्स ऑफ हेडिंग्स या फिर कुछ पॉइंट्स बना लीजिए इसको सब सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर भी आपका एक ब्लॉक डेडिकेटेड है नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो आपका डेडिकेटेड है टू राइटिंग रिपोर्ट्स अब रिपोर्ट्स आप सब लोग जानते हैं कि रिपोर्ट इवेंट्स क्या होता है तो हमने अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है ऑन राइटिंग ऑफ द रिपोर्ट्स बाय टेकिंग अप दी रिपोर्टिंग इवेंट्स देखिए रिपोर्ट जब आप लिखते हैं उसमें क्लास काफी बातें होती है एक हो सकता है कि अगर कोई इवेंट कोई घटना घटी है उसको अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग इवेंट्स सो हियर बाय टेकिंग द रिपोर्टिंग ऑफ इवेंट्स वी शोड यू दैट there how to report
how a report should be planned. An outline has to be prepared first. सबसे पहले आपको एक आउटलाइन बनाना होगा आपके रिपोर्ट के बारे में. फिर रिपोर्ट में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है जब भी रिपोर्ट राइटिंग आपसे पूछेगा. पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी और तीसरा है कंक्लूजन. 3 पॉइंट्स. आपका रिपोर्ट किस बारे में है उसका इंट्रोडक्शन दीजिए, उसकी कुछ कहानी बताइए और एंड में कुछ कंक्लूड कर दीजिए. लैंग्वेज जो आप यूज करेंगे वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, प्रिसाइज, छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ा रिपोर्ट्स नहीं चाहिए. जार्गन एंड राउंड अबाउट वेज ऑफ एक्सप्रेशन आर टू बी अवॉइडेड. बार बार गोल 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 एक ही बात कह रहे हैं, ये बातें आप मत करिए. इफ इट इज अ रिपोर्ट ऑन एन एक्सीडेंट यू हैव टू गिव द प्रिसाइज टाइम. मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है, तो एक्सीडेंट मतलब कोई घटना घटी, उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है, तो उसका आपने प्रिसाइज एक्यूरेट टाइम बताना है, प्लेस बताना है और इंफॉर्मेशन भी बतानी है. अगर कोई पीपल मरे हैं या इंजर्ड हुए हैं या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है या कोई एक्सीडेंट का कारण क्या है, कॉज क्या है, ये सारी बातें आपको बतानी है. सेकेंड थिंग जो है, अगर आप कभी रिपोर्ट्स लिख रहे हैं तो रिपोर्ट सिर्फ घटना का ही नहीं होता. रिपोर्ट आप कर सकते हैं कोई मीटिंग या मान लीजिए कोई स्पीच हुई है तो उसके लिए. तो अगर आप कोई मीटिंग या कोई स्पीच की बात कर रहे हैं, सो वी सजेस्टेड दैट अ रिपोर्ट ऑन अ मीटिंग शुड गिव द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन. अगर मीटिंग हुई है मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रिसाइज बातें बताएगा. ठीक है, क्या बातें बताएगा कि अगर मीटिंग हुई है तो वो कहाँ हुई है, वेन्यू, उसका टाइम क्या था, उसका एजेंडा क्या था. एंड यू हैव टू रिपोर्ट नॉट ओनली द फाइनल डिसीजंस, लेकिन आपको ये भी बताना है कि उसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी लिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स आए हैं. लाइक सपोजिटली अगर आप बोलते हैं कि हमें फ्लैग होइस्ट करना है ऑन रिपब्लिक डे, तो लेट्स से फ्लैग होइस्ट करने की डेट में ही कुछ प्रॉब्लम हुआ. कोई बच्चा बोलता, कोई कोई कंपनी का आपका बंदा बोल रहा है कि 26th इज हॉलीडे, सो लेट अस जस्ट कीप इट ऑन 25th. somebody is saying let us just keep it on 24th. somebody is saying keep it on 23 because of certain reasons. तो वो पॉइंट्स भी आप जब आप रिपोर्ट करते हैं बात को तो आप सारी बातें मेंशन करेंगे. Items of the business can be taken up in the order of their importance. ठीक है, आपने वैसे आइटम बनाने हैं रिपोर्ट में, जैसे फर्स्ट बात आपने लिखी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, सेकेंड बात उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, थर्ड बात उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, लाइक दैट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपने फॉलो करना है. ठीक है, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स के आपने उन्हें कोट करना है. कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज हुए हैं, टेबल यूज हुए हैं, चार्ट यूज हुए हैं, तो जहां जरूरी है वहां पर आपने बताना है. कब, जब मैं मीटिंग की बात कर रही हूँ. लेकिन कभी अगर आप स्पीच, कोई किसी ने स्पीच बोली एंड लेटर ऑन यू आर रिपोर्टिंग, मान लीजिए एक रिपोर्टर है वो किसी की स्पीच को रिपोर्ट करेंगे, तो उनको ये बात का ध्यान रखना है दैट यू शुड हैव टू गिव द प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीकर, ओकेजन फॉर द स्पीच, स्पीच किसने दी, किस ओकेजन पर दी. while you listen to the speech you should always note down the नोट्स केयरफुली. क्या आपने नोट्स नोट डाउन करे थे? स्पीच हो जाने के बाद आपने अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज किया है. यू शुड सिलेक्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ द स्पीच एंड अरेंज द पॉइंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस ऑर्डर की हिसाब से आपने उसको अरेंज करा है या नहीं करा है. डायरेक्ट कोटेशंस और योर ओन पैराफ्रेज ऑफ द स्पीचेस विल प्रोबेबली कम ऑल्टरनेटली. अपने आप कोई स्पीच कुछ बोलना चाह रहा है, उसका कुछ और मीनिंग निकाल कर आप नहीं बोलेंगे. यू कैन यूज अ टेप रिकॉर्डर, आप टेप रिकॉर्डर भी यूज कर सकते हैं, बट यू शुडंट डिपेंड ऑन इट इंटायरली. पूरा एग्जैक्टली उसका नहीं करना है, आपको अपना भी इन्वॉल्व करना है, लेकिन कैसे इन्वॉल्व करेंगे दैट यू हैव टू थिंक. ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए. अभी हम करेंगे कि आपके सिलेबस में रिपोर्टिंग इवेंट्स है, रिपोर्टिंग मीटिंग्स एंड रिपोर्टिंग स्पीचेस भी है. नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगर कोई इंटरव्यू हुआ है तो उसको आपको रिपोर्ट करना है. तो इसका हम प्रोसीजर देखेंगे कि अभी एक इंटरव्यू हुआ है तो आपको रिपोर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द बायोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट द पर्सन यू विश टू इंटरव्यू. आप इंटरव्यू लेने से पहले उसका पूरा इट्ठा चिट्ठा लेकर बैठेंगे कि वो क्या करता है, उसने आज तक क्या क्या किया है, क्या क्या उसने प्लस काम किए, क्या क्या उसने नेगेटिव काम किए, और आपने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाना है उसको पूछने के लिए. You must create a pleasant atmosphere. आपने एकदम abrupt atmosphere नहीं बनाना है, pleasant atmosphere बनाना है at the beginning of the interview and you should ask your difficult questions when the mood is relaxed. आपने environment देखते देखते अपने हिसाब से question पूछने हैं. अगर environment ऊपर जा रहा है, मतलब अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, तो आप काम हो जाइए. यही होता है ना, अगर घर में भी झगड़ा हो रहा है, लेट्स से हस्बैंड और वाइफ या आपकी मम्मी या पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है, अगर मम्मी झगड़ा कर रही है और पापा भी झगड़ा करने लग गए हैं तो वो तो तापमान एकदम बढ़ गया.
उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक इंसान हाई पिच पे है तो दूसरे को थोड़ा सा स्लो डाउन होना ही होना पड़ता है। सो यू नीड टू रिलैक्स, बट बिफोर यू वाइंड अप यू मस्ट चेक योर नोट्स एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स। आपने नोट्स को चेक जरूर करना है, डाउट्स को क्लैरिफाई जरूर करना है। When you write the report, put the important points in the leading paragraph. जब भी आप रिपोर्ट लिखेंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पैराग्राफ में लिख देंगे। आप डायरेक्ट कोटेशंस यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एड बायोग्राफिकल डिटेल्स एंड एक्सप्लेनेटरी पैसेजेस। एक्सटेंड करना है, देखिए रिपोर्ट यूजुअली लेंदी ही होती है, अगर एक्सटेंड करना चाहते हो उस चीज को तो आप करिए, लेकिन उसमें जो भी क्रूशियल पॉइंट्स हैं, जो भी आप इंटरव्यू लेते हुए लिए हैं, वो आपने इंक्लूड करने हैं। फिर आप क्या रिपोर्ट कर सकते हैं क्लास, आप सर्वे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सर्वे में क्या होता है, दे मे बी रिटन फॉर वेरियस रीजंस, फॉर एग्जांपल टू फाइंड आउट द ओपिनियंस ऑफ द कंज्यूमर्स। सर्वे क्यों होता है, अगर आप कोई भी दुकान का प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो आप सामने वाले सर्वे जब ले रहे हैं तो आप कंज्यूमर का ओपिनियन जरूर पूछते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, पूछते हैं कि जो रेंज है प्राइस का वो उसको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर आप स्टडी करते हैं द फिजिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू ब्रांच। मान लीजिए उसको पसंद नहीं आ रहा तो आप कोई नई जगह पर रूट आउट कर सकते हैं। सो यू हैव टू नो द स्कोप ऑफ योर सर्वे, अपने सर्वे का स्कोप पता होना चाहिए, एंड द टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेंट्स यू विल have, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। Then you have to decide what methods you will choose for the collection of the data. पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, इंटरव्यू लेना है ले लीजिए। क्वेश्चनर्स क्या होते हैं ना क्लास, एक पेपर पे आपने बहुत तरह के क्वेश्चन बना दिए, उन सब के अंदर कुछ एमसीक्यू टाइप के हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन है, तो कंज्यूमर को उस पर टिक करना थोड़ा इजी लगता है, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। और यू कैन कंसल्ट द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और यू कैन विजिट टू द लाइब्रेरीज। एक लॉन्ग सर्वे रिपोर्ट जो होता है, इट यूजुअली हैज द फ्रंट मैटर, उसके अंदर टाइटल पेज होता है, प्रीफेस होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, समरी है, इलस्ट्रेशंस है। बॉडी के अंदर आप इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन्स, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, और बैक मैटर के अंदर आप बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, अपेंडिसेस या फिर ग्लॉसरी दे सकते हैं। ठीक है, और एक शॉर्ट सर्वे रिपोर्ट जो होता है उसके अंदर आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपने क्या कलेक्ट किया, क्या डेटा आपने बेचा, और आपने क्या क्या फाइंडिंग्स करी, क्या कंक्लूजन्स आपकी निकलती है, और अगर आपने कुछ रिकमेंड करना है, राइट। एंड द लास्ट थिंग दैट यू कैन रिपोर्ट एन एक्सपेरिमेंट। किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आप उसको भी रिपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आप ये बताएं, यू कैन टेल अस कि क्या आपने एक्सपेरिमेंट की प्लानिंग करी थी, फिर आपने जो अपरेटर्स, एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपरेटर्स का मतलब है जो सामान चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, उसको कैसे अरेंज किया था। देन हैव यू ऑब्जर्व्ड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बीच में क्या क्या हुआ है, क्या आपने वो ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया है। एंड देन यू कैन राइट द रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर क्या होगा कि आपके एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, आपके अपरेटर्स की डिटेल्स क्या थी, आपने क्या प्रोसीजर लिया, आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ कंक्लूजन्स और ड्राइंग, डायग्राम्स या फिर ग्राफ्स अगर आपने बनाने हैं ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट्स और फाइंडिंग्स तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या समझा क्लास हमने, रिपोर्ट्स जब आप लिखते हैं तो रिपोर्ट्स के कितने फर्दर टाइप्स हो गए, कैन यू सी। फर्स्ट यू आर रिपोर्टिंग एन इवेंट, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिपोर्ट। सेकेंड आपके पेपर में आ सकता है अगर आपको कोई मीटिंग या स्पीच देना है, दिस इज योर सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट। देन अगर आप एक इंटरव्यू को रिपोर्ट कर रहे हैं, थर्ड टाइप ऑफ रिपोर्ट। अगर आप सर्वे को रिपोर्ट कर रहे हैं, फोर्थ टाइप ऑफ रिपोर्ट। एंड फिफ्थ टाइप ऑफ रिपोर्ट इज व्हेन यू आर रिपोर्टिंग इन एक्सपेरिमेंट। तो आपको मैं बता दूं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एक ही सकता है, लेकिन आपको ये सारे तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, जो मैं आपको पिछले सेशन में करवा भी चुकी हूँ, मैं लेटर ऑन उस पर आऊंगी भी। ओके अभी मैं सिर्फ आपको जस्ट बता रही हूँ आपका जो पूरा FEG02 है उसमें क्या क्या चीजें हैं। देन द लास्ट थिंग दैट इज राइटिंग समरीज। आपको समरी दे सकता है। हमारे कितने ब्लॉक्स हो गए थे शायद, नोट टेकिंग वाज 3, देन राइटिंग रिपोर्ट्स वाज 4, एंड द लास्ट थिंग दैट मींस 5, फिफ्थ थिंग दैट इज राइटिंग समरीज। तो 5 चीजें तो क्लास आपको FEG02 में करनी ही करनी पड़ेंगी। अगर आपको कोई समरी लिखना है, समरी का मतलब आपको अगर पैसेज दे दिया गया है, उस पैसेज में एसेंशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूछ रहा है तो आप उसको बोलते हैं समरी। ठीक है, सो सेपरेटिंग द एसेंशियल आइडियाज इन अ पैसेज, ऑब्जर्विंग हाउ द आइडियाज वर लिंक्ड टू ईच अदर, and then looking for the important ideas and the relationship between them, and advocating a proper arrangement for the main points। main points आपने arrange करने हैं। ठीक है,
सो विद दिस यू कैन से इन 5 थिंग्स आपका पूरा FEG02 आ जाता है। अब देखते हैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम हो रहा है। सी इन सेक्शन 1 देयर इज शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग आपने करना है। So the first topic is what do you understand by topic sentence? क्लास टॉपिक सेंटेंस क्या होता है? देखिए टॉपिक सेंटेंस आपका इन्वॉल्व होता है जब आप एक पैराग्राफ लिखते हैं। मैंने आपको बताया है, अभी टॉप में ही बताया है, मैं दोबारा से बार बार लिंक करके बताऊंगी। जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं आपको 3 एलिमेंट्स का ध्यान रखना। सो दिस इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। क्या क्या एलिमेंट? एक है टॉपिक सेंटेंस, एक है डेवलपमेंट ऑफ द टॉपिक और तीसरा है कोहिरेंस। तीनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं पेपर में, पूछे गए भी। आई विल बी डिस्कसिंग। So what is topic sentence, class? Topic sentence is the sentence in which the main idea of the topic is stated. Main idea आपने अपने पैराग्राफ का उसके अंदर बताना है। आप पैराग्राफ में क्या बताना चाह रहे हैं, आपका पैराग्राफ किस बारे में है। It is unquestionably the most important sentence in the paragraph. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ही, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ किस बारे में है उसको बोला जाता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के फर्दर क्लास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है द टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड इज द कंट्रोलिंग आइडिया। व्हाट आर दे? लेट अस जस्ट हैव अ लुक। द टॉपिक इज द सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। इट इज व्हाट द पैराग्राफ इज ऑल अबाउट। पैराग्राफ किस बारे में है। Writing effective topic sentence, however, involves more than merely stating the subject. A good topic sentence is specific and well focused and guiding the entire paragraph. अगर आप एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो वो स्पेसिफिक, वेल फोकस्ड और पूरे के पूरे पैराग्राफ को गाइड करना चाहिए। सेकेंड इज द कंट्रोलिंग आइडिया। कंट्रोलिंग आइडिया का मतलब होता है क्लास द पॉइंट ऑफ द पैराग्राफ। आपके पैराग्राफ का पॉइंट क्या है, आप बोलना क्या चाहते हैं। सो इट गाइड्स द आइडियाज दैट प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द पैराग्राफ एंड इट लिमिट्स द स्कोप ऑफ द पैराग्राफ। बोलना क्या चाहते हैं का मतलब है अगर आप एक पैराग्राफ लिखे जा रहे 100 लाइन्स का लिख रहे हैं और आप एब्सर्ड बातें कर रहे हैं और उसका टॉपिक कुछ और ही है, या फिर आप एक ही टॉपिक के बारे में गोल 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 घूमे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कंसाइज हो जाइए, थोड़ा सा छोटा लिखिए। उसके लिए आपको हेल्प करता है द कंट्रोलिंग आइडिया। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द सपोर्ट फॉर द पैराग्राफ एंड इट इज गोइंग टू लिमिट द स्कोप ऑफ द पैराग्राफ। तो हियर इज एन एग्जांपल of the topic sentence with the controlling idea that is going to guide the support for the paragraph। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए क्लास, एक एग्जांपल है रनिंग प्रोवाइड्स मेनी हेल्थफुल बेनिफिट्स। तो यहाँ पर जो टॉपिक है दैट इज रनिंग और कंट्रोलिंग आइडिया हो गया हेल्थफुल बेनिफिट्स। रनिंग होने से आप कभी बहुत तेज भाग रहे हैं तो उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या होते हैं, हेल्थफुल इफेक्ट्स। तो ये आपका कंट्रोलिंग आइडिया हो गया। That is class, the reader knows from this sentence that the paragraph is generally about running। आप किस बारे में बात करेंगे, भागने के बारे में बात करेंगे, रनिंग के बारे में बात करेंगे। And the reader also knows the point of the paragraph, that is to enumerate the healthful benefits of running। But the limiting the scope of the paragraph through controlling idea may happen in one or two ways। The controlling idea may reveal the writer's opinion, the point of view or the attitude towards the subject of the paragraph। Controlling idea में क्या होगा, आप लोग हेल्पफुल बेनिफिट्स में वही लिख पाएंगे ना जो आपका ओपिनियन होगा, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका क्या एटीट्यूड होगा, उस हिसाब से आप अपने पैराग्राफ को अपने हिसाब से अपने मुताबिक ले जाएंगे। which automatically will set the parameters for discussion of the topic, जिससे ऑटोमेटिकली बात बढ़ती जाएगी और आप पैराग्राफ लिखते जाएंगे। या तो ये तरीका है। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, that the controlling idea itself may provide the specific limitation, जिसके अंदर आप कुछ लिमिट कर दे रहे हैं। In either case, this limited scope then serves to unify the paragraph, since any discussion must be within the parameters of the controlling idea। अब controlling idea के बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आपने बोल दिया रनिंग प्रोवाइड्स मेनी हेल्पफुल बेनिफिट्स, तो उसके हार्मफुल बेनिफिट्स आप नहीं बताएंगे या एडवर्स इफेक्ट्स आप नहीं बोलेंगे। आपने उसी एरिया में रहना है, उसी जोन में रहना है। अगर आपके मम्मी पापा आपको बोल गए हैं कि हम 1 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, आपने इस कमरे को छोड़कर नहीं जाना है, दिस इज योर कन्फाइंड एरिया, आपने उसी के अंदर रहना है। वही सेम तरीका मैं बोलना चाह रही हूँ कि क्या होता है कंट्रोलिंग आइडिया। तो इतनी बातें क्लास आपको लिखनी पड़ेंगी क्योंकि ये सवाल 5 नंबर का है। ठीक है, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतनी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लास राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन। मैंने बोला एक क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से पूछेगा, एक क्वेश्चन आपको कॉम्पोजिशन से पूछेगा। तो कॉम्पोजिशन में मैंने आपको बोला था टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशन होते हैं, मैं सारा इसी क्वेश्चन में आपको कवर कर लूंगी, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं कि एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन क्या है। C class. Expository writing is a style of composition that exposes or explains a topic using facts. एक्सपोजिटरी का मतलब है आंखों देखी घटना को अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं, कंपोज करना चाह रहे हैं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना चाह रहे हैं, तो उसको बोला जाता है एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन। इसके अंदर कोई थीसिस स्टेटमेंट हो सकती है, कोई सपोर्टिव इंफॉर्मेशन हो सकता है, एनी एक्सप्लेनरी पैराग्राफ्स, अ कंक्लूजन जो समराइज करेगा इस इंफॉर्मेशन को। विद दिस एक्सपोजिटरी राइटिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज फ्री ऑफ एनी बायसेस और ओपिनियंस। Instead, these documents discuss proven details about a topic, allowing the reader to make an informed conclusions on their own. आप कंक्लूजन भी खुद से ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है ये फैक्ट्स हुए हैं, राइट? While writing an expository style, it is often important to assume the reader has minimal or no knowledge of the topic. मान लीजिए आपने देखा कोई फैक्ट ऐसा हुआ, मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं E is equals to mc square. Now this is an Einstein equation. अब आप जानते हैं कि इसमें m is what, m is the mass, E is what, c is the speed of the light, etc etc. तो ये हुआ है, this is a factual thing. ये आप जब बताना चाह रहे हैं तो आप ये assume करके चलेंगे कि सामने वाले को इस बारे में कुछ नहीं पता, तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये इक्वेशन कैसे आई। नाउ दिस इज समथिंग नोन एज आइंस्टाइन्स इक्वेशन। तो इस तरह की जब हम बातें करते हैं इसके बारे में, अगर मैं आइंस्टाइन इक्वेशन के बारे में अगर एक छोटा सा कंपोजिशन लिख देती हूँ तो मैं उसको क्या बोलूंगी क्लास? एक्सपोजिटरी कंपोजिशन। इट्स द राइटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द गोल टू इंक्लूड एज मच अनबायस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक एज पॉसिबल। आपको ध्यान में रखना है, राइटर को ध्यान में रखना है कि उसने जितना हो सके अनबायस्ड इंफॉर्मेशन करना है। ये नहीं कि एक का फेवर कर रहा है दूसरे का फेवर नहीं, अनबायस्ड इंफॉर्मेशन होना चाहिए अबाउट द टॉपिक एज पॉसिबल without encouraging the reader to feel a certain way or choose a specific stance on the topic. Texts that employ expository writing इसमें हो सकते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके, like an essay या फिर न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन राइटिंग्स या फिर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स या फिर इंसाइक्लोपीडियाज, अदरवाइज स्कूल टेक्स्ट बुक्स। ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर कुछ फैक्ट्स फिगर्स को डिस्कस किया जाता है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन, राइट। लेकिन कॉम्पोजिशन के मैंने बोला क्लास जरूरी नहीं एक्सपोजिटरी पिछली बार पूछा तो इस बार कुछ और तरह का आपको पूछ सकता है कॉम्पोजिशन, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। सो इन टोटलिटी हम डिस्कस कर लेते हैं दैट देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कॉम्पोजिशंस। एक होता है क्लास एक्सपोजिटरी, सेकेंड इज आर्ग्यूमेंटेटिव, देन देयर इज नरेटिव एंड देन देयर इज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। The writing of each requires a slightly different type of logic. दोनों हर चीज को लिखने की जो लॉजिकल सीक्वेंसिंग है यानी कि जो ऑर्डर है वो चेंज होना चाहिए एंड अ डिफरेंट वोकैबुलरी। आपको ग्रामर जो आप यूज कर रहे हो वो भी क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। द ग्रामर शुड ऑल्सो बी डिफरेंट। एक्सपोजिटरी मैंने अभी बताया टू एक्सप्लेन समथिंग और टू मेक इट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एन एक्सपोजिशन ऑफ वंस पॉलिटिकल बिलीव्स, एक इंसान पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्या सोच रहा है, और टू प्रेजेंट वंस व्यूज ऑन द टॉपिक इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म और परसुएड द रीडर। द अप्रोच इज वेरी डायरेक्ट. The director states his theme and gives his views on it in the first few lines. For example, nothing could be more important to the development of the Indian language than its relationship with the mother. जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप विद द मदर। तो इससे सब अग्री करेंगे, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, तो ये बात फैक्ट है, ये हम सब इंडियंस मानते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोजिटरी कॉम्पोजिशन की बिगिनिंग। एक और होता है क्लास दैट इज द आर्ग्यूमेंटेटिव कॉम्पोजिशन। आर्ग्यूमेंटेटिव जैसे आपको नाम से भी समझ में आ रहा है, इसका मतलब है वन हैज टू गिव द रीजंस टू सपोर्ट और डिसप्रूव समथिंग। अगर आप बोल रहे हो E इज नॉट इक्वल टू mc स्क्वायर, जो कि ऑलरेडी प्रूवन है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो यानी कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आपके पास स्ट्रॉन्ग उसका डिसप्रूव करने के आइडियाज होने चाहिए। द स्किल्स ऑफ द लॉजिक एंड रिटोरिक आर यूज्ड टू डेवलप द आर्ग्यूमेंट। आपका बेस जरूर अच्छा होना चाहिए अगर आप कोई आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, हियर इज अ कोट दैट कुड बी आर्ग्यूड अबाउट एंडलेसली। ईस्ट इज वेस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट। सपोजिटली आप ऐसे बोल रहे हैं ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज
वेस्ट। आप बोल रहे हैं कि ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, ये बात जो है ये गलत है। तो एंड नेवर द ट्वेन शैल मीट, यानी कि ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं, आप बोल रहे हो कि ये दोनों मिल सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव बातें कर रहे हो, जैसे मैंने आपको इक्वेशन वाला एग्जांपल दिया जो एक्चुअल में फैक्ट है लेकिन आप डिसप्रूव कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो उस चीज से, देन प्रूव इट, then you have to prove it. That is an argumentative composition. एक और तरह का composition होता है क्लास, that is a narrative composition. Narrative जैसे नाम से समझ में आ रहा है कोई कहानी सुनाना। When one writes an account of an actual or imagined happening, इसमें कुछ imagine भी किया करा है, रात में आपने सपने देखे हैं, बच्चा सो रहा है, आप सो रहे हो, कोई सपना देखा है, सुबह उठ के आप नरेट कर रहे हो, वही नरेटिव चीजें अगर आप सुनाने की जगह लिख रहे हो तो उसको क्या बोलोगे, नरेटिव कॉम्पोजिशन, वेरी इजी। या फिर कोई इवेंट हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है, सो इट इज अ शॉर्ट स्टोरी विद इन द स्कोप ऑफ सच राइटिंग। क्रोनोलॉजी, इसमें क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन विच द इवेंट्स टेक प्लेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सच राइटिंग। पहले ये हुआ, मम्मी मैं पहले सपने में एक कमरे में गया, वहां पर मैंने एक कंप्यूटर देखा, वहां पर मैंने कुछ और देखा, वहां पर मैंने एक छिपकली देखी, वहां पर एक शॉकिंग कुछ हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप जाते हैं, इसके अंदर एक ऑर्डर में ही आप प्रोसीड करते हैं। और एक फोर्थ तरह का कॉम्पोजिशन होता है क्लास, उसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन। ये क्या होता है डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन? यहाँ पर द राइटर विशेस टू प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सीन, पर्सन और सिचुएशन। डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन में आप कुछ डिस्क्राइब करते हैं, वो कोई एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सीनरी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकता है। It affects the reader by appealing to his senses and imagination. For example, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, the cave was tolerably convenient. जो गुफा थी वो बहुत convenient थी। They skirted the puddle of water, उसके अंदर एक पूरा puddle of water था, and then climbed up over some unattractive stones, the sun crashing on their backs, and so on. The small black hole gapped where their varied forms and colors had momentarily functioned. तो आप कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंडक्टिव मेथड। देखिए इंडक्टिव मेथड भी क्लास पैराग्राफ राइटिंग में इन्वॉल्व होता है। ये इंडक्टिव मेथड का मतलब क्या है? इट बिगिन जनरली एंड एंड मोर स्पेसिफिकली विद अ पॉइंट। इंडक्टिव पैराग्राफ्स क्लास ऐसे होते हैं जो स्टार्ट भी होते हैं और एंड भी करते हैं, सिर्फ पॉइंट के बारे में बात करके, टॉपिक के बारे में बात करके और आइडिया के बारे में बात करके। There are a few reasons someone might write an inductive sentence. In an introduction, when a reader needs to be drawn into your topic before learning what your point is about and what the topic is going to be, the second reason someone might write an inductive paragraph is that if they believe the reader might disagree with their point. अगर आप believe कर रहे हो तब भी आप inductive बोल सकते हो, disagree कर रहे हो तब भी आप लिख सकते हो। Therefore, they may begin with the number of facts to persuade the reader to logically lead the reader to the writer's conclusion. तो इंडक्टिव का मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो ये है, अगर मैं आपको अपनी बातों में घुमा कर लेकर आ रही हूँ, अगर मैं चाहती हूँ, अगर मेरा व्यू है लाइक लेट्स से मैं बोलती हूँ ईस्ट इज वेस्ट और आप बोलते हो नो मैम ईस्ट इज ईस्ट, लेकिन मैं आपको इंडक्टिव पैराग्राफ लेकर खींच कर बोलने में मजबूर कर दे रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि आप अपना आइडिया चेंज कर लीजिए और आप भी बोलिए ईस्ट इज वेस्ट, और अगर आपने बोल दिया सो दैट मीन्स आई एम ड्रॉइंग योर अटेंशन, योर आइडियाज टूवर्ड्स माई आइडियाज। तो इस तरह की राइटिंग को बोला जाता है क्लास इंडक्टिव पैराग्राफ्स। The other major situation in which a writer might want to use an inductive paragraph form would be to introduce an argument or idea that they are arguing against. That idea must be introduced before arguing against it or eventually leading to the writer's point. So using an inductive paragraph is a rhetoric choice based upon the needs and the relationship of the reader to the writer. Questions writer might ask themselves while deciding whether to use an inductive paragraph is, how much does my reader know about the topic? Does my reader know what I am going to write about? Is the reader likely to agree with what I have to say?
अब जैसे हमें लेक्चर बनाना है, हमें बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि प्लीज एफईजी बनाइए, एफईजी 02 बनाइए, क्योंकि हमारा एग्जाम है एंड वी ट्रस्ट यू पीपल, तो यू पीपल आर शोइंग ट्रस्ट ऑन अस, तो हम लोग ने उसको रिसर्च कर बनाया। तो ये सारी बातें जब मैं पहले खुरेद के जब हम निकालते हैं तो इसको बोला जाता है दैट वी आर हैविंग एन इंडक्टिव अप्रोच। हम ढूंढ रहे हैं आप क्या चाहते हैं, फिर आप लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे अगर हम लोग लेक्चर बना दें एंड व्हेन यू आर हैप्पी तो हमें उतने लाइक्स कमेंट्स शेयर भी करेंगे आप लोग, जो कि आपसे एक्सपेक्टेड है। तो जब आप ये सब काम करते हैं तो आपके अकॉर्डिंगली हम मूव कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंगली आप भी चलेंगे। सो दैट इज एन इंडक्टिव अप्रोच, दैट इज अ गुड एग्जांपल फॉर राइटिंग एन इंडक्टिव पैराग्राफ्स, राइट? So class, inductive approach involves the beginning with the set of empirical observations or seeking the patterns in those observation and then theorizing them about those patterns. कुछ पैटर्न आपने बता दिया, उसको फिर आपने थोड़ा डिटेल में बता दिया, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव अप्रोच। लेकिन क्लास यहीं पर मैं बता देती हूँ, अगर इंडक्टिव अप्रोच पूछा है तो आपसे फिर एक और चीज पूछ सकता है, दैट इज अ डिडक्टिव अप्रोच। तो ये क्या होता है ये भी मैं यहीं पर डिस्कस कर ले रही हूँ। Deductive approach involves the beginning of a theory, developing the hypothesis from that theory, and then collecting and analyzing the data to test the hypothesis. देखिए डिडक्टिव अप्रोच का मतलब है उल्टा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक थ्योरी है और एक थीसिस है, उसी से हम बातें निकाल रहे हैं, उसने जो बात बोली उससे फर्दर हम जा रहे हैं, उससे फर्दर हम जा रहे हैं, लाइक दैट। तो उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। जैसे बोला गया E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, तो वो कैसे आया, फिर अब उसकी बात को जब खुरेद रहे हैं तो उसको बोला जाता है डिडक्टिव अप्रोच। सो सी क्लास, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोचेस टू रिसर्च कैन बी एम्प्लॉयड टुगेदर। आप एक साथ भी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस लगा सकते हैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टॉपिक किस बारे में है और रिसर्चर क्या पढ़ रहा है। Though the researchers don't always set out to those both inductive and deductive, कभी कभी आप देखेंगे सिर्फ इंडक्टिव होगा, कभी कभी डिडक्टिव, दोनों यूज नहीं किया जाता है। तो अब थोड़े इंडक्टिव अप्रोचेस देख लेते हैं और उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। See, in an inductive approach, the researcher begins with the collecting the data. वो डेटा को कलेक्ट करता है that is relevant to his or her topic of interest. उसके topic of interest में क्या आ रहा है। Once a substantial amount of data has been collected, जैसे ही डेटा कलेक्ट हो जाएगा, researcher will then take a breather from the data collection, stepping back to the bird's view of a data. उसके बाद वो डेटा को एक्सप्लेन करेगा। इस स्टेज पर वो कुछ पैटर्न्स दिखेगा, उसको डेवलप करेगा और पैटर्न्स को एक्सप्लेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजिशंस। प्रपोजिशन BCA के फर्दर आप पेपर्स में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इन द थ्योरी बेसिस आप समझ सकते हैं कि आप पहले अपने डेटा को गैदर करेंगे, दैट इज द स्पेसिफिक लेवल ऑफ फोकस, ठीक है। आपको स्पेसिफिक, आप ये भी बोल सकते हैं आप स्पेशलाइजेशन से, देखिए जनरल लेवल ऑफ फोकस, जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और डिडक्टिव में उल्टा होगा, डिडक्टिव में जनरल से आप स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले डेटा को गैदर करा, उसके अंदर पैटर्न्स देखे, उसको एनालिसिस करा, फिर आपने अपनी थ्योरी को दिखा दिया। लेकिन डिडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, देखिए जनरलाइज से आप स्पेसिफिक में जा रहे हैं, दिस इज दी जनरल अप्रोच टू स्पेसिफिक अप्रोच। समझ में आ रही है बात। अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं मारुति सुजुकी, सिर्फ मारुति सुजुकी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फिर इंजन के बारे में बात किया, उसमें क्या क्या मॉडल वगैरह लगा, फिर आपने उसको जनरलाइज कर लिया कि हाँ भाई मारुति जो है ये कौन सी, दिस बिलोंग्स टू समथिंग नोन एज कार्स, लेट्स से। तो कार इज अ जनरलाइज पार्ट। जब आप मारुति सुजुकी से कार की तरफ जा रहे हैं तो आपकी अप्रोच हो गई इंडक्टिव। लेकिन मान लीजिए अगर आप जनरल, लाइक लेट्स से कार में आप सारे फीचर्स को एनालाइज कर करके, लेट्स से अगर आप मारुति सुजुकी के पास जा रहे हैं, इस पर्टिकुलर कार को आप पसंद कर रहे हैं, तो दैट इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो जनरलाइजेशन से स्पेशलाइजेशन इज डिडक्टिव एंड स्पेशलाइजेशन से जनरलाइजेशन इज योर इंडक्टिव अप्रोच व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। ओके, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्लास, डिफाइन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। जब आप पैराग्राफ लिखते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, दिस इज बीइंग आस्क्ड कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है। देखिए क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का मतलब है कि कोई लॉजिकल ऑर्डर है। नाउ दिस इज द डिग्री टू विच द आइडियाज विद इन द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर। एक चीज आप कुछ बात बोल रहे हैं, उससे आप कैसे अपने फ्लो को दूसरी बात में लेके जाएंगे, फिर कैसे आप तीसरी बात में लेके जाएंगे, इसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। ये एक्चुअली तीन तरह के होते हैं, वन इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वन इज अ स्पेशियल ऑर्डर एंड अनदर इज एन एम्फेटिक ऑर्डर।
तो अगर इस बार आपको सिलेबस में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है, आपको कल परसों के पेपर में स्पेशल ऑर्डर पूछ सकता है, या फिर एम्फेटिक भी पूछ सकता है, या फिर क्रोनोलॉजिकल दोबारा पूछ सकता है। तो मैं तीनों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लास द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम। ये टाइम में ऑर्गेनाइज होता है। हियर द राइटर स्टेट्स व्हाट हैपेंड फर्स्ट, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और लास्ट में क्या हुआ। इसको बोला जाता है क्रोनोलॉजिकली बात करना, जैसे कि मैं आपको नरेटिव राइटिंग में बोल रही थी। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें पढ़ने में। I had several frightening experiences on my first night in Tokyo. मैं जब फर्स्ट नाइट टोक्यो में गई तो मेरे बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंसेस थे। द फर्स्ट स्कैरी थिंग हैपेंड, सबसे पहला स्कैरी थिंग जो हुआ व्हेन आई वॉकड इनटू द एयरपोर्ट, यानी आप एयरपोर्ट से कहानी बता रहे हैं, जब मैं एयरपोर्ट में गई वाज दैट इवन दो आई हैव ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली बिफोर, मैं पहले बहुत बार एयरपोर्ट में गई हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू रीड द साइंस, दिस टाइम was different. When I looked around the airport, I realized I could not even tell where to go because I could not understand any of the signs. मुझे साइन पता ही नहीं चल रहे थे, तो मैं पहचान ही नहीं पाई मुझे कहाँ पर जाना है। When I finally got through customs, I took a huge bus to downtown airport. On the way, I saw many soldiers carrying rifles and it made me nervous. When the bus finally arrived at the downtown airport, I had to look for a taxi because it was now very late. There were only a few around. पूरी कहानी चल रही है, मैं एयरपोर्ट से थी, फिर मैं टैक्सी ली, बीच में राइफल लेके कुछ लोग जा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Finally, I found one and gave the driver written directions to the convent where I would be staying. The driver looked angry and I became uneasy again. An hour later, we arrived at the convent. The driver took my bags to the door and knocked loudly, but no one answered. He said something to me in Japanese, which of course I didn't understand. Then he pointed to a telephone nearby and to my purse. I opened it and gave him some money. I waited nervously when he made a call. A few moments later, he took me back to the door of the convent where Sister Suzanne was now waiting. Her friendly face made me forget the bad experiences I had that night. Getting the point? So chronologically आप बता रहे हैं. देखिए इसमें जो words मैंने यूज किया वो क्या है? First, फिर ऑन द वे, फिर फाइनली क्या हुआ, फिर एक घंटे बाद क्या हुआ, फिर देन, फिर अ मोमेंट्स लेटर एंड देन आई वाज हैप्पी. तो इस तरीके से हम इस तरह की चीजों को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो आपका कहाँ पर फॉलो होता है क्लास? पैराग्राफ राइटिंग में. नेक्स्ट होता है एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन. स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में आप स्पेस की बात करते हैं, स्पेस से रिलेटेड बात लिख रहे हैं. The information presented in the paragraph, it is then organized from the start point to the end point. ये भी starting से end point में जाएगा, but it is in the descriptions where it is going to move in an orderly manner from one feature to another. For example, the following is an example of a paragraph organized specially. एक example आप देख लीजिए, यहां से है एग्जाम्पल. द इनसाइड ऑफ बिल्स रेफ्रिजरेटर वॉज हॉरेबल. जब मैंने बिल का रेफ्रिजरेटर खोला, फ्रिज खोला, तो वो बहुत बुरा था. ऑन द टॉप शेल्फ, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ फिर से, ऑन द टॉप शेल्फ वॉज अ 3-week old carton of milk. Next to it sat a slice of melon that had started to get moldy. To the right of the melon sat the remains of macaroni and the cheese dinner that had been served a week later. On the shelf below was a slice of the cake from his sister's birthday party. Though there was food, none of it was edible. So above paragraph is ordered specially. ठीक है, लेफ्ट से राइट में, टॉप शेल्फ में क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So this is a special organization of a paragraph. And the last, that is the emphatic order. Emphatic order के अंदर होता है the concept of importance. कोहेरेंस ऑफ द पैराग्राफ इसमें बताया जाता है. फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, या फिर फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट. फिर से मैं एक इसका एग्जाम्पल दे रही हूँ. एग्जाम्पल देखिए. आफ्टर लुकिंग एट ऑल द ब्रोशर्स एंड talking to several salesmen, I decided to purchase an SLR camera. For several years, I had been dissatisfied with the results I was getting from my point and shoot camera.
The framing was imprecise and the focus was not always accurate. I had planned the vacation to an area that promised many fabulous photo opportunities, and I wanted to capture each one with accuracy. But the most important reason I decided on an SLR camera was the great versatility of it. यानी कि मैं SLR कैमरा की अच्छी अच्छी बातें धीरे धीरे बता रही. So in the above paragraph, the organization from least important to most important is being shown. ठीक है. फिर कोहेरेंस जो होता है पैराग्राफ के अंदर, ये क्या होता है? इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द यूज ऑफ क्रोनोलॉजिकल, स्पेशियल एंड एम्फेटिक ऑर्डर. कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोहेरेंस का मतलब है आपका पैराग्राफ क्रोनोलॉजिकल भी हो सकता है, स्पेशियल भी हो सकता है, एम्फेटिक भी हो सकता है, लेकिन इट हैज टू बी स्पेसिफिक. ठीक है. See, so in addition to these three kinds of organizations, there are those specific to the rhetorical patterns or the kinds of written composition. This means that the certain kinds of writing persuasive, for example, will follow a kind of organization pattern. Pattern जरूर होना चाहिए. तो following are the examples of the organization पैटर्न्स. आप किस तरीके से अपने पैराग्राफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो. देखिए, आपका जो पैराग्राफ है वो सब्जेक्ट डेवलपमेंट भी हिसाब से भी हो सकता है, कॉज इफेक्ट भी हो सकता है, कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है, या फिर एनिमरेशन सीक्वेंस भी हो सकता है. So the information presented in any of the four organization patterns above must be ordered chronologically, spatially or emphatically. This order allows the readers to move more logically through the material presented. For example, अगर मैं enumerative order लेती हूँ, it is also known as partitive order. इसका मतलब ये है the divisions of the topic in the opening statement and the subsequent statements identify each part. अगर मान लीजिए आपके पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड है, एक दूसरे से तीनों का लिंक होगा, तो इस तरह की पूरी चीजों को हम लोग बोल सकते हैं कोहेरेंस, जिसमें आपस में अच्छा सा साउंड. कोहेरेंस का मतलब होता है इट शुड बी टाइटली रिलेटेड. कोहेरेंस का मतलब अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको ये बोल सकती हूँ दैट दिस इज टाइटली रिलेटेड. टाइटली रिलेटेड होना चाहिए पैराग्राफ्स को. तो देखिए, इतनी सारी बातें हैं क्लास जो हम लोग को पैराग्राफ में मालूम ही नहीं होती है. ये एग्जाम आपका, ये जो पेपर है, यही सब समझाने के लिए है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी बायोग्राफिकल राइटिंग. देखिए क्लास, बायोग्राफिकल राइटिंग आप रिपोर्ट या रिसर्च राइटिंग में लिखते हैं. बायोग्राफिकल का मतलब क्या है? इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ राइटिंग और रिसर्च दैट टेक्स एज इट्स सब्जेक्ट द लाइव्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल के बारे में आपको बताता है. एज सच इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन कंस्ट्रक्टिंग द पर्सनल हिस्ट्रीज, प्लेसेस within their social, political, and historical context in order to discover and explain the influences on an individual's life. So from the point of view of historical and social analysis, this form of writing places individuals, their strengths, their failings, their triumphs, their defeats, जो भी उसने कुछ जीता, कुछ हारा, ट्रम्प्स जीतना, ट्रूम्स जीतना, डिफेक्ट्स हारा, सब कुछ आप पूरा इंक्वायरी की तरह आप ढूंढ लेते हैं, उसको बोला जाता है बायोग्राफिकल राइटिंग. While it situates them within a historical or social context, it is seeking to explain the individual agency as opposed to or sometimes in the face of historical or social forces. As with other forms of writings, biographies can be sympathetic or unsympathetic. हो सकता है biographies किसी के sympathetic हो, किसी के unsympathetic हो, but they can be simple chronological account of an individual की life के बारे में बताते हैं, and they can take a deeply analytical approach to understand what a इंडिविजुअल्स एक्शंस, चॉइसेस, मोटिवेशंस, या फिर उसने क्या फेल करा है. यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूँ कि आप अक्षय कुमार के बारे में एक बायोग्राफी लिखिए, तो अक्षय कुमार कौन है, उसने क्या क्या जीता, क्या हासिल किया, क्या हारा, वो क्या कर रहा है अभी रिसेंटली, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसकी पर्सनालिटी, उसके प्रोग्रेस के बारे में आप इसके अंदर लिख सकते हैं. ठीक है. दैट इज ऑल अबाउट बायोग्राफिकल राइटिंग. सो बायोग्राफिकल राइटिंग में टेक मेनी फॉर्म्स. इसके बहुत तरह के फॉर्म्स हो सकते हैं. लाइक आप एक फेमस इंडिविजुअल के बारे में लिख रहे हैं, आप एक सिंपल एपिटा के बारे में लिखिए, कोई ग्रेव स्टोन, कोई पुराने अजंता अलोरा क्लेव्स के बारे में लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स माइट फर्स्ट बिकम फेमिलियर विद द बायोग्राफिकल प्रीसेस विच आर ऑफ्टन फाउंड इन एनसाइक्लोपीडिया. उसको पूरा अच्छे से गो थ्रू करेंगे, उसके बाद ही बोलेंगे about who is who, an annual account of a significant or contemporary individuals, and a more sophisticated investigation. Right? Next question.
व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। देखिए आर्ग्यूमेंट भी आप करते हैं क्लास कॉम्पोजिशन राइटिंग में, जो मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि आपका जो चीज है वो टोटल किसके बारे में, तो आपको मैं वही बता रही हूँ। तो आर्ग्यूमेंट्स भी क्लास अगर आप करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स भी जो होते हैं दे आर ऑफ वेरियस टाइप्स। देखिए इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहला ये होता है कि आप उसको डिफाइन करिए, फिर वो कैजुअल है कि नहीं, फिर उसको इवेल्युएट करिए, प्रपोज करिए, निरेटिव है या रिब्यूटल है। ये सब टेक्निक्स क्या होते हैं एक बार सुन लीजिए। कैजुअल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है यू आर्ग्यू दैट समथिंग दैट हैज कॉज समथिंग एल्स। किसी ने किसी और को इफेक्ट करा, आपको डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं किया, फिर भी आप उसके बारे में झगड़ा कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं कैजुअल आर्ग्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यू माइट एक्सप्लोर द causes of the decline of large mammals in the world's ocean or make a case of for your own cause। तो आपको कॉज नहीं किया, मैमल्स को कॉज किया, लेकिन आप जानना चाहते हो उसके बारे में, सो यू आर हैविंग सम कैजुअल arguments। That is the first type of arguments। Second is an evaluation arguments। evaluation arguments में क्या होता है, जब आप evaluate कर रहे हो कि कोई चीज good है या bad है, but you need to establish the criteria for good or bad। लेकिन क्या चीज गुड होनी चाहिए, क्या चीज बैड होनी चाहिए, उसके बारे में आप क्राइटेरिया बता रहे हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू माइट इवेल्युएट अ चिल्ड्रंस बुक फॉर योर एजुकेशन क्लास, but you would need to establish the clear criteria for your evaluation for your audience कि audience कैसी है। थर्ड आर्ग्यूमेंट हो सकता है प्रपोजल आर्ग्यूमेंट्स। प्रपोजल आर्ग्यूमेंट्स में ये होता है यू मस्ट प्रपोज अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। आपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया, सो फर्स्ट यू मस्ट एस्टैब्लिश अ क्लियर प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम बताइए प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका क्या सॉल्यूशन आप लेकर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट आर्ग्यू फॉर अ प्रपोजल दैट वुड इंक्रीज द रिटेंशन रेट्स एट योर कॉलेज, कि आपके कॉलेज में लोग ज्यादा आए, क्यों आए, तो उसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आप देंगे। नेक्स्ट होता है नैरेटिव आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में आप अपना केस बताते हैं बाय टेलिंग अ स्टोरी विद क्लियर पॉइंट रिलेटेड टू योर आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल यू माइट राइट अ नैरेटिव अबाउट योर एक्सपीरियंसेस विद द स्टैंडर्ड टेस्टिंग इन ऑर्डर टू मेक अ केस फॉर रिफॉर्म। देन अ रिब्यूटल आर्ग्यूमेंट। रिब्यूटल आर्ग्यूमेंट में आप अपना केस बना रहे हैं अबाउट रिफ्यूटिंग एन आइडिया और द आइडियाज दैट हैव कम बिफोर। जो पहले आपके कुछ आइडियाज आए हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। So in other words, your starting point is the challenge, is to challenge the ideas of the past। जो पहले आपने बोला है उसी बात को आप प्रूव करना चाह रहे हैं दोबारा से। Then the sixth type of argument is the definition arguments। इस तरह के argument में आप ये बताते हैं कि starting point, you use a definition as the starting point for making your case। अपना case बताने के लिए आप starting point देते हैं। For example, in the definition argument, you might argue that NCAA basketball players should be defined as professional players and therefore they should be paid, क्योंकि वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उनको पैसे दे देने चाहिए। तो इफ यू आर डिफाइनिंग समथिंग देन दैट इज नोन एज डेफिनेशन आर्ग्यूमेंट्स। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके का क्लास आपको सेक्शन 1 आएगा, जिसके अंदर मैंने क्या करवाया है, आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, लगभग 7 क्वेश्चंस थे, मैंने 7 के 7 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं और इसमें आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं and each question carries 4 marks। that is of section A। next let's proceed to section 2। सेक्शन 2 में किस तरह के सवाल पूछेगा, सेक्शन 2 में आपको मीडियम आंसर्स लिखने हैं, यानी कि ये जो है ये आपको फिर से 5 क्वेश्चंस करने हैं। ये 10 मार्क्स का होगा, यानी कि अगर आप 4 मार्क्स का बोल रहे हैं तो ये वाला अगर आपका 1 पेज का जा रहा है तो 10 मार्क्स में आप कंसिडर कर लीजिए, इसमें आप 2 पेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। वही सब क्वेश्चंस आपको थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करने को बोल रहा है, जैसे कि आपको बोल रहा है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज अ नैरेटिव कॉम्पोजिशन एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एक सेकेंड, यस जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज अ नैरेटिव कॉम्पोजिशन। अभी आपने सुना है नैरेटिव कॉम्पोजिशन क्या है, उसको एग्जांपल्स देकर बताइए। सो द डेफिनेशन ऑफ नैरेटिव इज द पीस ऑफ राइटिंग दैट टेल्स यू अ स्टोरी, जो आपको एक स्टोरी बताए, एंड इट इज वन ऑफ द 4 क्लासिकल rhetorical modes और the ways that writers use to present the information। इसके अंदर एक एक्सपोजिशन भी हो सकता है which is actually analyzing the idea, आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है जिसमें आप एक पर्टिकुलर पॉइंट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, अगर आपने कोई विजुअल एक्सपीरियंस लिया है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो मेन पॉइंट्स है, की टेक अवेज, वो क्या है। A narrative is a form of writing that tells a story। Narratives can be essay, fairy tales, movies, jokes। Narratives has 5 elements। उसका कुछ plot,
आपने कुछ तो प्लॉट किया है उसको, उसकी कुछ सेटिंग की होगी आपने। जब आप कोई ड्रीम भी देख रहे हैं तो उसका कुछ प्लॉट होता है, सेटिंग होती है, उसमें कोई कैरेक्टर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है और थीम क्या होता है। And then the writers use the narrator style, chronological order, a point of view and the strategies to tell. नरेटिव के क्लास आपको 5 एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्लॉट, सेटिंग, कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट एंड थीम। राइट, जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको देना भी है ना एग्जाम्पल, तो आपको क्वेश्चन भी खुद से डिजाइन करना है और आंसर भी देना है, समझ रहे हो बात को। तो आप कोई सा भी एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, लाइक राइट अ कॉम्पोजिशन ऑन द फॉलोइंग, लाइक स्कूल डेज आर द हैप्पीएस्ट days of our lives. Express your views either for or against the statement. Like this type of question is there. Right. So for the statement, अगर आप for the statement बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? School days are the happiest days of our lives. One of the luckiest things to have is a happy childhood, and the school is an unforgettable part of our happy childhood, isn't it? There is something about childhood that no other phase of your life can replace. I believe school days are the happiest days of our lives because we are protected, we are loved unconditionally, and we are free from worldly responsibilities. School days were the best for as your mum allowed you 5 extra minutes in the bed every second day. It was nice to be a goer as one as only had to race with your friends. And if you were late to just a second, I need to charge the pencil also. And if you were late to the school, you could blame your school bus or your mother who served your breakfast late, or your dog who chewed off your shoe, or your friend who pushed you into a puddle just for fun. Your parents watched over you, and when they didn't, you were looked after by your teachers and other siblings, and even the nosy neighbors and the scary watchman of your complex. You had so many people to catch you in the case you फेल। कितने लोग होते थे जो आपके साथ इन्वॉल्व रहते थे स्कूल डेज में। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, मैंने भी नोटिस किया, हम लोग अकेले होते जाते हैं। जितने कन्फाइंड हम लोग बड़े होके हो जाते हैं, उतने कन्फाइंड हम लोग बचपन में नहीं होते हैं। So school days were better than today because no matter how many window panes we broke or tires we punctured, we were loved and showered with affection by our parents. Our older siblings often fought for us even if we were wrong. Our grandparents pampered us, spoiled in the vacations with grandma cooking delicious meals and grandpa taking us to adventure trips in the woods. No matter how bad a student we may have been at school, mom always tucked us lovingly into the bed. सबकी माँ प्यार करती थी उसके बावजूद भी, and prayed for bad dreams to go away. School projects, impending exams, weekly tests, these were all I don't care for us, but nightmares for our parents. No matter how close the exam day was, we would continue to sleep for those extra 5 minutes in bed while mom gathered the material for us to quickly revise our lessons. While we spent the evenings playing downstairs, our parents would invoke all the creative spirits and complete our projects and assignments. करते थे, सब माँ बाप ऐसे करते हैं, आपके असाइनमेंट, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर देते हैं। We got to work gloriously in school when the assignment they completed and they gave us A plus. We were untouched by stress. हम लोग को stress और struggle तो होता ही नहीं था of being responsible for one's actions all the time. In conclusion, I reiterate that school days are the happiest days of our lives because we are protected, we are loved unconditionally, and we are free from worldly responsibilities. At the end of a day in a school, our feet were dirty, hair was messy, but our eyes were sparkling with the wish to have another wonderful day at school tomorrow. And what about against this statement? School days are the happiest day of our lives. From some goers, the sun is always shining, the people around are always nice. But for some school goers, school is not the happiest memory of their childhood. कुछ लोगों के लिए happiest memory school जाना नहीं भी होता है. It is full of peer pressure, lack of confidence, being bullied at school. Every deficit that you have is mocked at by your classmates. You are always supposed to fit
in if you want to belong to a group. If your classmate got a new school bag with a photo of the latest superhero, you need that bag because otherwise you don't fit in. If the pink colored flowery stationery pouches are trendy, you must have them, or you will feel out of the place when you are doing group studies at your friend's place. If your friends use expensive gadgets, they influence you to want that gadget because you belong to their group, and the birds of the same feather flock together. जैसे जो लोग करते हैं सेम फ्लॉक में हम भी उड़ना चाहते थे. स्कूल डेज आर दी वर्स्ट नाइटमेयर्स फॉर इंट्रोवर्ट्स. जो लोग शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर हो सकता है. You hate being a part of the full house morning assembly. You hate being picked by your teacher for loud reading in front of the whole class. You pray that you don't have to participate in any elocution competitions. You are miserably nervous on the day your friend doesn't come to school because then you have to travel alone and face people. School is the worst for the people who don't have high confidence levels. The most miserable part of the school life is being bullied by classmates stronger and outgoing than for you. And so on. I think this you people can understand. तो इस तरीके से for the motion and against the motion भी हम लोग composition लिख सकते हैं. Next type of question जिसमें आपको explain करना होगा, that is what is a report, what are the stages involved in writing a report. और एक और question पूछा गया, explain the different stages involved in a report. So let us just talk in detail about reports. See class, a report is a highly structured form of writing than an essay. Essay की तरह report नहीं होता है, बहुत अच्छे से structure किया जाता है. And it is designed so that it could be read quickly and accurately. Though the reports are not necessarily read from beginning to end, शुरू से एंड तक हम रीड नहीं करते हैं, बट द स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशन स्ट्रेस द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन वाज गैदर्ड. किस तरीके से इंफॉर्मेशन आपने गैदर की है. Reports should be organized for the convenience of the intended readers. Reports are written on the wide range of subjects. अभी हमने पढ़ चुके हैं किस किस जगह पर हम लोग reports लिख सकते हैं. All reports attempt to communicate the findings for one reason or another, whether to inform the decision makers, whether to change the opinion, or whether to maintain a record of a development. Whenever you write in a report, you must bear in mind why you are writing a report and who you are writing for. All the reports have an intended reader. हर एक report का एक reader होना चाहिए. ठीक है. So put yourself in his or her position and then write a report. Next question, what are the stages in report writing? देखिए stages involved होते हैं. एक तो होता है planning your work. Second, collecting your information. Third, organizing and structuring your information. Next, writing the draft. Then checking and redrafting. Then draw up an outline structure for your report and set up the work within the sensible time. So अगर आप totally पूछेंगे तो there are 4 P's on which report writing is involved. Position, problem, possibilities and proposals. So this means you outline the current position, you should describe the problem, you should examine the possibilities and then you should give a proposal. एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि इस तरह के सवाल में 10 मार्क्स में पहले आपने बताना है कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है, चाहे वो पैराग्राफ है चाहे कॉम्पोजिशन है, वो क्या है, फिर उसका एग्जाम्पल देना. तो यू हैव टू डिजाइन योर ओन क्वेश्चन आप खुद उस समय एग्जाम में सोचेंगे और एक जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वैसे क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे. See, here is an example that your school organized as an exhibition cum sale of the events prepared under the work experience certificate by your school students. There was an overwhelming response from the public. So prepare a report in 100 to 125 words for the local daily. So an exhibition cum sale by ABC coordinator Neeta School Gurgaon, 3rd August Gurgaon. Our school organized an exhibition cum sale of the items prepared under work experience by our students on 31st of July in the school lawns. It was heartening to see the overwhelming response our endeavor got from not only the parents but also from the general public, who showed a lot of interest in the items made by the students. A wide range of items such as candles, greeting cards, jewelry boxes,
wooden handicrafts had been prepared by the talented students. The students were really encouraged by the positive feedback they got from everyone present. Our principal too was personally present there all the time, interacting with everyone. He appreciated the students' hard work, the creativity, and announced the money collected from the sale of the items would be donated to an old age home in the vicinity of our स्कूल. हमारी ही स्कूल की विसिनिटी में एक ओल्ड एज बनाकर उन्होंने डोनेशन भी करी. आवर प्रिंसिपल ऑल्सो डिसाइडेड दैट सच इनिशिएटिव्स वुड बी टेकन अप बाय आवर स्कूल मोर फ्रीक्वेंटली टू मोटिवेट द क्रिएटिव स्टूडेंट्स एंड टू हेल्प अ नोबल कॉज. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर रिपोर्ट दे सकते हैं, बना सकते हैं कि एक एग्जीबिशन हुआ, उसमें लोगों को इतना पसंद आया कि उन्होंने कुछ ना कुछ क्या करा, डोनेशन करा, हमारे विसिनिटी में एक छोटा सा कैंप भी खोलने की कोशिश करी, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ नोट टेकिंग. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये पेपर में आने ही आने. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप नोट बनाते हैं, नोट टेकिंग का मतलब होता है क्लास जब आप नोट बना रहे हैं, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ नोट, तो जब आप नोट को बना रहे हैं तो उसमें रिडक्शन डिवाइसेस को यूज कर नोट टेकिंग का क्या फायदा है. सो सी क्लास, रिडक्शन डिवाइसेस आर एन, रिडक्शन डिवाइसेस का मतलब है अगर इतना बड़ा नोट है ना, पैराग्राफ है, तो उसको कम करना. इसका मतलब यही है रिडक्शन डिवाइस. मतलब अगर 10 पेज का है तो आप उसको अगर 3 पेज में ले आओ या 4 पेज में ले आओ, रिड्यूस कर दो, उसको बोला जाता है नोट टेकिंग. तो इसके लिए हमारे पास कुछ रिडक्शन डिवाइसेस हैं. दे विल हेल्प यू सेव द time when you are noting down something from a book. They are particularly useful when you are taking down the notes from a lecture. जैसे आप मेरा लेक्चर पढ़ रहे हैं, साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं, तो आप नोट्स बनाइए, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू कीप पेस विद द स्पीकर. एक स्पीकर के साथ पेस में चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए और कोशिश करिए कि आप साथ साथ नोट्स बनाइए. सिंस नोट्स डज नॉट कंटेन द रिपीटेटिव एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, रिडक्शन कुड बी देयर. रिडक्शन डिवाइसेस आपको हेल्प करेंगे. आप पिक्चर भी बना सकते हैं ऑफ व्हाट द राइटर और स्पीकर इज सेइंग. तो वो क्या टेक्निक्स है आप जरा सुन लीजिए. या तो आप लाइंस या एरोज बना सकते हैं वर्ड्स लिखने की जगह पर जब आप नोट्स लिख रहे हैं. कैसे? लुक एट द पैसेज फ्रॉम द टेक्स्ट. जैसे आपको एक पैसेज दिया है, blockage of arteries lead to a defective blood supply to heart. This results in the well-known symptom of pain on an emotional and physical stress called enigma. तो आप नोट्स में आप ऐसे लिख सकते हैं क्लास, blockage of arteries goes to what it is going to, it is going to defective को मैंने लिख दिया deaf blood supply enigma, something like this. So जो arrow है it can mean sorry, it could also mean changes to, causes और contributes to. एरो का मतलब है इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो रही हैं. अगर बैक एरो आ रहा है इसका मतलब इट इज एट्रीब्यूटेड टू और इट इज कॉज्ड बाय. अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ कि एनिग्मा जो है इट इज कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, तो एनिग्मा कैसे हो रहा है, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज. तो इस तरीके से आप बना सकते हैं नोट्स. देन अगर आप कुछ अंडरलाइनिंग करना चाहिए, मान लीजिए अगर आपके फिगर्स हैं इंस्टेड ऑफ वर्ड्स तो 26 आप लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 26. द सेम एज के लिए आप इक्वल टू लगा सकते हैं, नॉट द सेम एज के लिए आप हैश लगा सकते हैं, इज लेस देन के लिए ये वाला सिंबल, मोर देन के लिए ये वाला सिंबल, देयरफॉर के लिए ये वाला सिंबल होता है, बिकॉज के लिए आप ये वाला सिंबल दे सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये कुछ आपको मेथड्स टेक्निक्स पूछता है बार बार, ये आपको ध्यान में रखने हैं और आपको करना है. नेक्स्ट आप कुछ एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं. सेकंड के लिए आपने लिख दिया SEC, मिनट के लिए MIN, आवर के लिए HR, ईयर के लिए YR, मंथ के लिए MTH, मीटर के लिए M, किलोग्राम के लिए kg. फिर कुछ एब्रीविएशंस लिख लीजिए, एंड सो ऑन के लिए एटसेट्रा, कंपेयर के लिए CF, दैट इज के लिए I.E, फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल, अप्रोक्सीमेटली के लिए CA, 20th सेंचुरी के लिए C20, शॉर्टनिंग के लिए जो भी चीज आपने, रिएक्शन के लिए RECTN, कंक्लूजन के लिए कंक्लूजन, एटसेट्रा एटसेट्रा. आप कुछ अपने से भी एग्जाम्पल्स इसमें डाल सकते हैं, राइट. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यू कैन इंक्लूड दी. आप लोग तो सब लोग बहुत मैसेजेस लिखते हैं, व्हाट्सएप के बिना आप लोगों का काम ही नहीं होता है, तो आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम में हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म्स तो लिखते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूड कर देना कि नोट्स में हम लोग ये सब ले सकते हैं. यू कैन इंक्लूड द एग्जांपल्स ऑफ योर ओन फ्रॉम योर डेली लाइव्स. एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप ले लीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया में आप पोस्टिंग करते हैं, ठीक है. जैसे डेवलपिंग है उसके लिए DEVLG लिख दिए, इमोशनल के लिए, डिफेक्टिव के लिए, इंपॉर्टेंट के लिए. मान लीजिए अगर आपके पास लॉन्ग चीजें उसको शॉर्ट करना है,
फॉर एग्जाम्पल डिजीज को DIS, अब हर जगह DIS लिखेंगे, हार्ट डिजीज को HD, ब्लड प्रेशर को PD, कोलेस्ट्रॉल को CHT लिख दीजिए। जरूरी नहीं आपको यही याद करना है, ये मैं आपको बता दूं, आप अपनी मर्जी से भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ टेक्निक्स है क्लास, इस टेक्निक को बोलते हैं रिडक्शन डिवाइसेस, जो आप नोट्स बनाने में, या इसको नोट्स बनाने का इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, नोट टेकिंग, ठीक है, उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको एक छोटी सी बात बताया जाए तो वो ये हो सकता है दैट कर्नल नोट टेकिंग मेथड भी होता है। कर्नल नोट टेकिंग मेथड बोलता है दैट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ 5 आवर्स। 5 आवर का मतलब होता है पहले आप जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करिए, उसको रिड्यूस करिए, उसको रिसाइट करिए, उसको रिफ्लेक्ट करिए, फिर उसको रिव्यू करिए। क्या मतलब, रिकॉर्ड, राइट ऑल द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यूजिंग द एब्रिविएशंस एंड शॉर्टनिंग डिवाइसेस। रिड्यूस, आफ्टर द लेक्चर राइट अ समरी ऑफ द आइडियाज और फैक्ट्स यूजिंग कीवर्ड्स और कीवर्ड्स। आप मेरे ही इस लेक्चर के नोट्स बनाइएगा क्योंकि आपके सिलेबस में भी है, तो आप बनाइएगा। रिसाइट, रिसाइट ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स विदाउट लुकिंग एट द नोट्स। रिफ्लेक्ट, थिंक अबाउट योर ओन opinions and you can raise your questions which you can raise in the comment section. Review, before the next class take 10 minutes to review your previous class notes, ठीक है। Then next question, what are the elements of going into the organization of a good paragraph? एक good paragraph लिखने के क्या elements होते हैं? See class, a paragraph is a group of sentences. पैराग्राफ का मतलब है बहुत तरह के सेंटेंसेस है इसमें जो कि एक ही बात बोल रहे हैं। They are revolving around a single idea. In order for a paragraph to be effective, आपको स्टार्ट करना है टॉपिक सेंटेंस से, मैंने आपको बताया जिसके अंदर मेन आइडिया होगा। It should present a single idea, so it should begin with the topic sentence. फिर उसको स्ट्रैटेजिकली आपने ऑर्गेनाइज और फ्लो करना है, फिर आपने अपने ऑब्जेक्टिव के पास ही घूमना है, गोल गोल नहीं घूमना है, और अपने रीडर को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 4 तरह के आपके देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। एक होता है यूनिटी, एक होता है कोहेरेंस, एक होता है टॉपिक सेंटेंस, और एक होता है सफिशिएंट डेवलपमेंट। यूनिटी क्या होता है क्लास? इन ऑर्डर फॉर ए पैराग्राफ टू मेंटेन अ सेंस ऑफ यूनिटी, द पैराग्राफ मस्ट फोकस सोनली ऑन अ सिंगल आइडिया। आपका जो पैराग्राफ है वो एक ही आइडिया के ऊपर घूमना चाहिए, यानी यूनिटी रहनी चाहिए। आपका जो पैराग्राफ है उसमें अगर यूनिटी नहीं है, अगर वो एक पॉइंट नहीं बता रहा है या आर्ग्यूमेंट नहीं बता रहा है तो प्रॉब्लम होगा। देयरफॉर द पैराग्राफ शुड नॉट बिगिन टू स्ट्रे और डेवलप न्यू आइडियाज। कोई नए आइडियाज नहीं होने चाहिए। सो इफ यू बिगिन टू राइट अ सेंटेंस, अगर आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं दैट वैंडर फ्रॉम द पैराग्राफ्स मेन आइडिया, देन इट इज टाइम टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। अगर आपको लग रहा है आप एक ही बात बार बार बोल रहे हैं और अपने एग्जाम में लिख दिया, और हम लोग ये चीज बिल्कुल इंकरेज नहीं करते हैं कि आप चीजों को कट करें, तो आप एक नया पैराग्राफ बनाइए, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा पैराग्राफ लिखना है तो उसमें पहले आपको ध्यान रखना है देयर शुड बी यूनिटी। सेकेंड, देयर शुड बी कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या है क्लास? इट इज रेफर टू द फ्लो ऑफ योर राइटिंग। आपकी राइटिंग कैसे जा रही है। When a paragraph flows, जब एक पैराग्राफ चलता है, the reader will be able to understand the main idea that you have presented. How can you ensure that your paragraph maintains a flow? Well, after presenting your main idea, each sentence following should build upon each other in an organized manner. एक organized manner में चलना चाहिए। पैराग्राफ लिखने के बाद आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे, ये देखने के लिए जो आइडियाज हैं वो क्लियरली बताए जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। सो दैट इज अ डेवलप दैट देयर यू हैव डेवलप्ड अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ठीक है। तो एक सेंटेंस के अंदर पैराग्राफ और उसकी मेन बातें लिखना जरूरी है। थर्ड, टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस का मतलब है एक ऐसा समरी आप दे रहे हैं अपने पैराग्राफ के बारे में। So the reader should encounter the topic sentence and it should have a general idea of what your paragraph will continue to discuss. आपका पैराग्राफ क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट, सफिशिएंट डेवलपमेंट। सफिशिएंट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि क्या आपने जो भी राइटर है उसके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट थे। पैराग्राफ नाउ दैट यू have has a topic, it is essential that this topic should be sufficiently developed. वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए। Do not limit yourself to a set of sentences. कुछ ही sentences पे आप लिमिट मत करिए। Yes, your paragraph should not be too short or too long. ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, बट एक अप्रोक्सीमेट लेंथ होनी चाहिए, तो सफिशिएंटली डेवलप हो जाना चाहिए, राइट। तो ये 4 पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है क्लास, कब? जब आपको जब आपको एक अच्छा पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन
persuasive and argumentative composition. तो ठीक है, एक persuasive composition होता है, एक argumentative. Again, as you people can understand, persuasive or argumentative composition is the part of composition writing. See class, persuasive essay and argumentative essay are very similar in nature and they are often confused to be same, though there exists a difference. In fact, persuasive essay मतलब persuasive composition and argumentative composition are the two different types of composition. Persuasive में आप अपनी opinion बताते हैं, लेकिन argumentative में आप कोई चीज को disprove करने के लिए अपना logic या अपना reason देते हैं. Argumentative essay is a piece of writing that attempts to convince the readers that the author's ideas is true. आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, उसकी आप कोशिश करते हैं. This is a genre of writing that is used to defend or prove a point. जहाँ पर आप एक point को prove करना चाह रहे हैं. A writer should do a thorough research, gather accurate facts and figures before writing an argumentative essay. Argumentative essay आप ऐसे ही नहीं लिख सकते जब तक आप confident ना हो, जब तक आपने बहुत अच्छे से research नहीं करी है. So this is more likely a debate writing on a paper. अगर आप एक debate लिख रहे हो, कोई बात बोली जाती है like A is equals to B, लेकिन आप लिखते हो that if A is not equal to B, तो उसके लिए आपको कुछ reasons देने पड़ते हैं. ठीक है. So while writing an argumentative essay, a writer should be aware of both the pros and cons of an argument, and it should not try to discredit the opposing view of every evidence. लेकिन हर एक evidence को disprove करते वो कोई जो जिसने काम किया है उसको discredit भी नहीं करेगा. ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया. Persuasive essay is the piece of writing that attempts to convince the readers to agree with the author's ideas. जो author बोल रहा है वही आपको मानना है, उसको बोलते हैं persuade करना. In this type of essay, the writer can use his own ideas. यहाँ पर वो अपनी आइडिया दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है. देखेंगे तो कोशिश देखेंगे तो ये बिल्कुल एक ही बात है, लेकिन persuasive में जो आइडिया होता है वो आप ये लिख सकते हैं, this is a new idea. अब you can say कि यहाँ पर आपने इन्वेंशन नहीं किया, you are discovering something. लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव में आप ये बोल सकते हैं दैट इट इज नॉट न्यू, दिस इज द ओल्ड आइडिया जिसको आप डिस्प्रूव कर रहे हैं, यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं. ठीक है, सॉरी, जब ओल्ड आइडिया होगा तो इसको मैं डिस्कवरी बोलूंगी ना. डिस्कवरी का मतलब क्या होता है, किसी ने पहले ही इन्वेंट कर लिया है, उसके ऊपर आप कुछ बात बोलना चाह रहे हैं तो उसको डिस्कवरी बोलेंगे, और न्यू आइडिया को क्या बोलूंगी क्लास, इन्वेंशन बोलूंगी. ठीक है, ठीक है. So it evokes the emotions in the reader in order to convince them to agree to his opinion. A writer of a persuasive essay needs to do the research. इसमें भी gather information, clever writer होना चाहिए, एक successful essay होना चाहिए without knowing much. This is because a persuasive appeals to the readers' emotions rather than their minds. यहाँ पर उसके पास awareness होनी चाहिए कि उसका audience कैसा है. For example, the opinions and ideas could appeal to the teenagers, not to have the same effect on adults. So the first person narration and the second person narration would be different. ठीक है. अब देखिए, अगर मैं आपको बोलती हूँ एक सिंपल वे में अगर आपको एक्सप्लेन करा जाए तो ये वाला जो है दिस इज योर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड दिस इज योर परसुएसिव. तो आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या कर रहे हैं ना क्लास हम लोग, वी आर अटेम्प्टिंग टू convince the readers to accept the writer's idea as true by using the statistics, facts, figures. और यहाँ पर we are attempting to convince the readers to agree with the writer by using the emotion या फिर personal ideas हम यूज करते हैं. यहाँ पर कोई लॉजिक या रीजन होता है, यहाँ पर सिर्फ इमोशंस होते हैं. यहाँ पर अपोजिंग व्यूज के लिए कुछ एक्नॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर आपने कुछ अपोज नहीं करना है, जो बोला गया है उसी बात को आप बोल रहे हैं. यहाँ पर आप उनके माइंड को अपील कर रहे हैं, यहाँ पर आप उनके हार्ट्स को टच कर रहे हैं. यहाँ पर राइटर को पूरा थरो रिसर्च करना पड़ेगा. यहाँ पर वो लिख भी सकता है बिना विदाउट थरो रिसर्च, अगर उसके मन की कुछ बातें हैं तो वो लिखकर एक परसुएसिव कॉम्पोजिशन ऐसे लिख सकता है. राइटर डज नॉट नीड टू हैव नॉलेज अबाउट द ऑडियंस. यहाँ पर राइटर को ऑडियंस की नॉलेज की जरूरत नहीं होती है कि उसके पास कुछ दिमाग है या नहीं है, ये जानने की उसको यहाँ पर जरूरत नहीं है. बट हेयर इट शुड हैव द सर्टेन नॉलेज अबाउट द ऑडियंस. यहाँ पर ऑडियंस के पास नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, right? So this is the difference between the argumentative, this is argumentative, and this is the persuasive approach of writing an essay. Next question, different stages of conducting an interview. अगर आप एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन,
Lasting approximately 2 to 3 minutes, you are meeting the interviewers and being escorted to the interview room. आप इंटरव्यूअर से मिलते हैं, आपको इंटरव्यू रूम में भेज दिया जाता है. It is essential that you start strong, offering a firm handshake and standing confidently. आप confident रहें, handshake करें, and you should make a good eye contact. Some reporters indicate that the employers will make their decision to hire a candidate within the 30 seconds of the interview. 30 seconds में ही वो लोग अंदाजा लगा लेते हैं इसको हायर करना है या नहीं करना है. स्टेज 2 में क्या होता है क्लास? क्वेश्चन आंसर. The longest portion of the interview, this is when the employer asks you to question and listens your responses. तो ये longest stage होता है जिसमें question answering होती है. मान लीजिए अगर 30 मिनट का स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो रहा है तो इसके अंदर आप मान लीजिए कि टिपिकली 20 मिनट्स लॉन्ग होता है, 10 मिनट तो सिर्फ बातें होती हैं. थर्ड स्टेज में होते हैं आपके क्वेश्चन. एम्प्लॉयर आपसे भी पूछता है, अगर आपके कुछ सवाल हैं मन में तो आप पूछिए. सो दिस इज योर चांस टू डेमोन्स्ट्रेट योर नॉलेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चंस. तब आपको अच्छे सवाल पूछने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अपनी नॉलेज को दिखाने के लिए. ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड, पढ़ कर आइएगा. ब्रिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस विच बट ऑल्सो फील फ्री टू मॉडिफाई देम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू लर्न ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. ठीक है, आप हमेशा कॉन्फिडेंट होकर आइएगा, क्वेश्चन बनाकर आइएगा और चेंज भी कर लीजिएगा ड्यूरिंग एन इंटरव्यू. बी श्योर टू मेक नोट्स एज एन इंटरव्यू आंसर योर क्वेश्चंस. जैसे ही इंटरव्यूअर आपके आंसर दे रहा है तो आप नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, बाद में आप उसको रेफर करेंगे. एंड द स्टेज नंबर 4 is during your last few minutes, take the time to end on a positive note. Reiterate your interest on the position and gather your business cards from everyone else and be sure to thank them for the invitation to the interview and again a firm handshake while making a good eye contact. दो चीजें इंटरव्यू में बहुत जरूरी होती हैं क्लास. एक होता है हैंडशेक करना और दूसरा चीज होता है वेल ड्रेस्ड और तीसरा चीज होता है गुड आई कांटेक्ट. ये होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो इन सारी बातों को इंक्लूड कर कर आप देख सकते हैं कि आपके कितने स्टेजेस होते हैं. इंटरव्यू के 4 स्टेजेस आर इन्वॉल्व्ड. ठीक है, इसको सिर्फ पढ़ाई की तरह मत पढ़िएगा, फर्दर आपने कुछ काम भी करना है तो आप ध्यान रखिएगा और आप इसको एज एन इंटरव्यू भी दे सकते हैं. ठीक है, इंटरव्यू के लिए इसको यूज भी कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर लेक्चर को भी. एंड द लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 3, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं. आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं एज यू कैन सी. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. इनमें से कोई 2 सवाल करने हैं. पहला आपको बोलता है कि आप एक कॉम्पोजिशन लिखिए. बहुत सारा लिस्ट थी, उसमें से आप कोई भी एक पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके लिए क्लास आप प्रीवियस मेरा लेक्चर देखिएगा, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी. मैंने बहुत एग्जाम्पल आपको कॉम्पोजिशन के करवाए हैं. जिसने देख लिया है वो लेक्चर वो फिर देखेगा, फिर से इसके कॉन्टिन्यूशन में दोबारा दिखेगा, क्योंकि कॉम्पोजिशन जो पहले करवाया है वो पूरा का पूरा वो तो आना ही आना है पेपर में. उसके अलावा अगर आपको कुछ ये कंपोनेंट्स भी मैंने बताए हैं तो ये भी पेपर में आएंगे. ठीक है, तो इसके लिए यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर वीडियो एट youtube.com WSVRSURACQ. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ. फिर एक क्वेश्चन पूछा है, राइट अबाउट द टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग. हम ऑलरेडी आपको डिस्कस ऊपर में कर चुके हूँ, तो इसको फिर से अगर आप चूज करेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी कर देंगे, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन करने हैं एंड दे आर ऑफ 15 मार्क्स. समझ रहे हो बात को. एंड देन यू हैड अ चांस टू इंटरव्यू योर प्रेसिडेंट. आपने अपने प्रेसिडेंट को इंटरव्यू किया है. राइट अ रिपोर्ट ऑफ एन इंटरव्यू. तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है. हमने बहुत तरह की रिपोर्ट्स देखी, रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट, रिपोर्ट ऑफ एनीथिंग एल्स. तो अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट ऑफ एन इंटरव्यू करना है. तो अगर आपको इंटरव्यू को रिपोर्ट करना है तो उसके लिए भी आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, जिसमें मैंने बहुत एग्जांपल रिपोर्ट्स के करवाए हैं. 3 चीजें उसमें आपको ध्यान रखनी है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. तो इसको इंक्लूड कर कर आप प्रीवियस लेक्चर जो है उसको देख लेंगे और फिर से यही सेम वाला लिंक है. This is the same link. You people can refer that link. I am giving it in the description box also. ठीक है. So with this I would like to tell you कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं. 3 सेक्शन में आपके पेपर आ रहे हैं. फर्स्ट सेक्शन में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं. सेकंड सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है उसको थोड़ा इलाबोरेट करके. थर्ड सेक्शन में और इलाबोरेट करना है, कॉम्पोजिशन लिखना है, लेटर लिखना है, पैराग्राफ को लिखना है. तो जब आपको ये सब लिखना है तो आप देख सकते हैं कि आपने उसके लिए प्रीवियस वाला लेक्चर रेफर करना पड़ेगा. ठीक है. सो विद दिस अगेन आई एम रिपीटिंग वन थिंग. वो क्या है कि आपका जो पूरा FEG है ना क्लास, वो डिपेंड करता है आप पैराग्राफ को कैसे लिख रहे हैं, आप कॉम्पोजिशन को कैसे लिख रहे हैं, आप नोट कैसे लिख रहे हैं. जब आप रिपोर्ट्स लिख रहे हैं तो क्या आपको किस बारे में रिपोर्ट लिखनी है. इवेंट की रिपोर्ट लिखनी है, मीटिंग की रिपोर्ट लिखनी है, स्पीच की रिपोर्ट लिखनी है,
इंटरव्यू की रिपोर्ट लिखनी है, जैसे अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि आप प्रेसिडेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट लिखिए, उसके ऊपर लिखना है। कोई सर्वे का रिपोर्ट लिखना है या कोई एक्सपेरिमेंट का रिपोर्ट लिखना है। ये सारे रिपोर्ट्स मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ, उसको आप गो थ्रू करेंगे और आप लिखेंगे। ठीक है, विद दिस आई कैन से दैट आई हैव कंप्लीटेड द इंटायर थिंग, और आपके क्वेश्चंस भी अच्छे से करवा दिए हैं। आप प्लीज इसको गो थ्रू करिए। इफ यू हैव रियली लाइक्ड our lecture, so please do like, share, comment. Please share it as much as you can. Okay, and for the previous lecture the link is given in the description box, तो आप देख सकते हैं। So that is all for today class. Thank you for today and all the best. और अगर आपके कोई भी doubts होंगे then you can comment also and we will be telling you. So all the best for your exam. Thank you.